हाय फ्रेंड्स, हिंदी डिकोडेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पहले भी हम अनुवाद के विषय में चर्चा कर चुके हैं। अनुवाद की परिभाषा, इसकी आवश्यकता और वह महत्व के विषय में तो हम काफ़ी पहले जान चुके थे। अब पिछले अध्याय से हम अनुवाद कितने प्रकार के होते हैं इस पर चर्चा कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने पिछली बार गद्य पद्य पर आधारित अनुवाद, साहित्य विधा पर आधारित अनुवाद, साथ ही विषय आधारित अनुवादों पर चर्चा की थी। आज के अध्याय में हम इसी श्रृंखला को जारी रखेंगे और अनुवाद के अन्य प्रकार पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम मूलनिष्ठ अनुवाद, शब्दानुवाद, भावानुवाद, छायानुवाद, सारानुवाद, व्याख्यानुवाद, आशु, आदर्श और रूपांतरण अनुवादों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये कैसे किए जाते हैं और साथ ही साथ इनके अर्थ पर भी हम अपने अध्याय में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं अनुवाद के प्रकार। आज का पहला अनुवाद के प्रकार में हम जानेंगे मूलनिष्ठ अनुवाद। दोस्तों, यह कथ्य और शैली की दृष्टि से मूल का अनुगमन करता है, यानी कि मूल का पालन करता है। इस प्रकार के अनुवाद में अनुवादक का प्रयास, यानी कि उसकी कोशिश रहती है कि जो अनुदित विचार या जो कृति है वो स्रोत भाषा के विचारों एवं अभिव्यक्ति के निकट रहे। दोस्तों, स्रोत भाषा वह होती है जिस भाषा में कोई भी मूल कृति लिखी होती है, और एक होती है लक्ष्य भाषा, वह जिसमें उस कृति का अनुवाद किया जाता है। तो दोस्तों, इस बात को आपको हमेशा याद रखना होगा। अगला है मूल मुक्त अनुवाद। मूल मुक्त, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि मूल से हटकर, किंतु किसी भी अनुवाद में विचारों के स्तर पर परिवर्तन की गुंजाइश होती ही नहीं। अतः यहाँ मूल से भिन्न का अर्थ है शैलीगत भिन्नता और कहावतों एवं उपमानों का देशीकरण करने की अनुवादक को इसमें स्वतंत्रता मिलती है। शब्द अनुवाद, स्रोत भाषा के शब्द एवं क्रम को उसी प्रकार लक्ष्य भाषा में रूपांतरित करना ही शब्द अनुवाद कहलाता है। और यहाँ अनुवादक का लक्ष्य मूल भाषा के विचारों को रूपांतरित करने से अधिक शब्दों का यथावत एज इट इज ऐसे अनुवाद करने से होता है। शब्द एवं शब्द क्रम की प्रकृति हर भाषा में भिन्न होती है, अतः यांत्रिक ढंग से उनका यथावत अनुवाद करते जाना काफी कृत्रिम हो जाएगा, दुर्बोध्य और निष्प्राण लगेगा। इसलिए इस तरह के अनुवाद जो हैं वो उच्च कोटि के अनुवाद की श्रेणी में नहीं माने जाते। भावानुवाद, साहित्यिक कृतियों के संदर्भ में दोस्तों इसका काफी महत्व माना जाता है। इस प्रकार के अनुवाद में मूल भाषा के भावों, विचारों एवं संदेशों को लक्ष्य भाषा में रूपांतरित किया जाता है। संस्कृत साहित्य में लिखे गए कुछ ललित निबंधों के हिंदी अनुवाद काफी सफल सिद्ध हुए हैं। अगला है छाया अनुवाद। दोस्तों, अनुवाद सिद्धांत में छाया शब्द का प्रयोग काफी पुराना है। इसमें मूल पाठ की अर्थ छाया को ग्रहण कर अनुवाद किया जाता है, जिसमें शब्दों, भावों तथा संकल्पनाओं के संकलित प्रभाव को लक्ष्य भाषा में रूपांतरित किया जाता है। और संस्कृत में लिखे गए भास के नाटक स्वप्न प्रसादत्तम एवं कालिदास के नाटक अभिज्ञान शकुंतलम हिंदी अनुवाद छायानुवाद के उत्कृष्ट उदाहरण माने जाते हैं। अगला है सारानुवाद, यानी कि किसी भी विस्तृत विचार अथवा सामग्री का संक्षेप में अनुवाद प्रस्तुत करना। लंबी रचनाओं, राजनीतिक भाषाओं, प्रतिवेदनों आदि व्यवहारिक कार्य के अनुवाद के लिए इसका काफी प्रयोग किया जाता है। यह काफी उपयोगी सिद्ध होता है। इस प्रकार के अनुवाद में मूल भाषा के कथ्य को सुरक्षित रखते हुए लक्ष्य भाषा में उसका रूपांतरण कर दिया जाता है। दोस्तों, इस अनुवाद का प्रयोग मुख्यतः दुभाषीय समाचार पत्रों एवं दूरदर्शन के संवाददाता तथा संसद एवं विधान मंडलों के रिकॉर्ड करते हैं। व्याख्या अनुवाद, इसे भाष्य अनुवाद भी कहते हैं। इस प्रकार के अनुवाद में अनुवादक मूल सामग्री के साथ साथ उसकी व्याख्या को भी प्रस्तुत करता है। इसमें अनुवादक का व्यक्तित्व काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और कई जगह में तो अनुवादक का व्यक्तित्व एवं विचार मूल रचना पर हावी प्रतीत होता है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया गीता का अनुवाद इस
अनुवाद का व्याख्या अनुवाद का उत्कृष्ट उदाहरण है। आशु अनुवाद। आशु अनुवाद को हम वार्तानुवाद भी कहते हैं। दो भिन्न भाषाओं, भावों एवं विचारों का तात्कालिक अनुवाद आशु अनुवाद कहलाता है। आज जैसे विभिन्न देश एक दूसरे के परस्पर नजदीक आ रहे हैं, तो इस अनुवाद का जो महत्व है वह काफी बढ़ जाता है। विभिन्न भाषा भाषी प्रदेशों एवं देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों में जो ये आशु अनुवाद है, इसका काफी सहारा लिया जाता है, यानी कि ये काफी महत्वपूर्ण माना जाता है इस तरह के क्षेत्र में। अगला आदर्श अनुवाद। दोस्तों, आदर्श अनुवाद को हम सटीक अनुवाद भी कहते हैं। इसमें अनुवादक आचार्य की भूमिका निभाता है और स्रोत भाषा की मूल सामग्री का अनुवाद अर्थ एवं अभिव्यक्ति सहित जो लक्ष्य भाषा है उसमें निकटतम एवं स्वाभाविक समानार्थों द्वारा करता है। यानी कि जो स्रोत भाषा होती है उसका अनुवाद लक्ष्य भाषा में तो करता है, लेकिन उसका जो स्वभाव है, जो उसकी स्रोत भाषा का उस पर प्रभाव है, वह उसमें बना रहता है। आदर्श अनुवाद में अनुवादक हमेशा तटस्थ रहता है तथा उसके भावों एवं विचारों की छाया अनुदित सामग्री पर कभी भी दिखाई नहीं देती। रामचरितमानस, भगवत गीता, कुरान आदि धार्मिक ग्रंथों के सटीक अनुवाद इसके उत्कृष्ट उदाहरण माने जाते हैं। अगला और अंतिम है रूपांतरण अनुवाद। दोस्तों, आधुनिक युग में इस तरह के अनुवाद का काफी महत्व बढ़ गया है। इसमें स्रोत भाषा की किसी रचना का अन्य विधा साहित्य रूप में यानी कि रूपांतरण कर दिया जाता है। संचार माध्यमों के बढ़ते हुए प्रभाव एवं उसकी लोकप्रियता को देखते हुए कविता, कहानी आदि साहित्य रूपों का नाट्य अनुवाद आजकल विशेष रूप से प्रचलित हो रहा है। ऐसे अनुवादों में अनुवादक की अपनी रुचि एवं कृति की लोकप्रियता महत्वपूर्ण मानी जाती है। जैनेन्द्र, कमलेश्वर, अमृता प्रीतम, भीष्म साहनी आदि की कहानियों के रेडियो रूपांतरण प्रस्तुत किए जा चुके हैं। कात्यायनी जो महाकाव्य है, इसका भी नाट्य रूपांतरण काफी चर्चित हुआ है। तो दोस्तों, ये हमने जाने अनुवाद के विभिन्न प्रकार। अनुवाद कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार उनको हम कर सकते हैं, इन सब पर हमने आज के अध्याय में चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम अपने आगे के अध्याय में समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।